महिला आरक्षण पर आए इस बिल पर आज दो बातों को समझना बहुत जरूरी है। और यह विश्लेषण नेताओं के लिए नहीं है, पुरुषों के लिए नहीं है, यह विश्लेषण हमारे देश की 69 करोड़ महिलाओं के लिए है, इसलिए उन्हें ध्यान से आज सुनना चाहिए। पहली बात तो ये कि महिलाओं के लिए सरकार ने लोकसभा और विधानसभाओं में 33% सीटें तो आरक्षित कर दी, लेकिन अगर इन सीटों के लिए राजनीतिक पार्टियां ऐसी महिला उम्मीदवारों को लेकर आ जाती हैं जो राजनीतिक खानदानों से ही हैं, तो फिर इस बिल से महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य को हासिल करना मुश्किल होगा, क्योंकि इससे आम महिलाओं का सशक्तिकरण कम होगा और राजनीतिक खानदानों से आने वाली महिलाओं का उनकी जो ताकत है वही बढ़ेगी। दूसरी बात यह कि चुनाव में महिलाओं को टिकट देते समय अगर पार्टियां ये सोचती हैं कि वो महिला उन्हें चुनाव में जिता सकती है या नहीं, या फिर उस महिला उम्मीदवार की जाति क्या है, वो किस राजनीतिक खानदान से है, तो फिर ऐसे में उन आम महिलाओं को टिकट मिलना मुश्किल होगा जो समाज की वंचित और गरीब महिलाओं का उत्थान कर सकती है। यानी आज देश की 69 करोड़ महिलाएं ये भी देख रही हैं कि राजनीतिक पार्टियां इस कानून का कैसे उपयोग करती हैं और कौन इस कानून के तहत महिला शक्तिकरण के अपने इरादे में ईमानदार रहता है और कौन पार्टी इसे एक चुनावी हथकंडे की तरह सिर्फ इस्तेमाल करके छोड़ देती है। यहां पर आपके लिए एक बात समझना और भी जरूरी है, एक जो हमारे देश की सबसे बड़ी चुनौती, आपने देखा होगा कि किसी भी उद्योग में जब हम जाते हैं, किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं, किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, तो एक फर्स्ट लाइन होती है, सेकंड लाइन होती है, थर्ड लाइन होती है। खेलों की भाषा में हम हमेशा ये कहते हैं कि एक हमारी फर्स्ट लाइन है खिलाड़ियों की, तो उसके बाद एक हम सेकंड लाइन तैयार कर रहे होते हैं, पाइप लाइन में होता है। लेकिन हमारे देश में आज बड़ी बात यह है कि जब आप SC, ST या आदिवासी समुदाय में एक अच्छी पढ़ी लिखी काबिल महिला उम्मीदवार को ढूंढने के लिए जाएंगे, तो हमारे देश की बहुत सारी पार्टियां शायद ये कहेंगी कि हमें कोई मिला ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि किसी को भी आप टिकट देकर सांसद या विधायक बना देंगे, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब ये मौका मिलेगा, चाहे किसी को भी मिलेगा, तो हमारे देश में महिला नेतृत्व की एक दूसरी लाइन, सेकंड लाइन तैयार होनी शुरू हो जाएगी। आज जो महिलाएं पहली बार राजनीति में प्रवेश करेंगी, अब जब वो प्रवेश कर चुकी हैं, कुछ समय तक वो कुछ सीखेंगी और उसके बाद एक बेहतर नेता के तौर पर लोगों के सामने वो आएंगी। तो इस एक तरीके से हम एक महिलाओं में एक सेकंड लाइन अपनी तैयार कर रहे हैं, उसके पीछे एक और लाइन होगी, फिर अगले चुनाव में वो तैयार होगी और फिर हमारे देश में एक महिला नेतृत्व का एक बहुत बड़ा एक सशक्त जो लाइनअप है वो हमारा तैयार हो जाएगा। लेकिन आज हो सकता है कि बहुत सारी पार्टियों को यह तकलीफ हो देखने में कि हमें कोई सही उम्मीदवार मिल नहीं रहे, जिसका फायदा राजनीतिक खानदानों से आने वाली महिला ही फिर उठा लेंगी। और बहुत सारी पार्टियां तो यह भी सोचेंगी कि हम तो पहले यह देखेंगे कि कौन चुनाव जीत सकता है, जीतने की क्षमता किसमें है। अब देखिए, जो आम परिवार से महिला आएगी वो ना तो इतना पैसा लगा सकती है, ना उसके पास इतनी ताकत है, और जब तक पार्टी उसे पूरी तरीके से पीछे से सपोर्ट ना करे, अपने कार्यकर्ता उसके लिए ना रखे, तब तक उस महिला का जीतना मुश्किल होगा। इसलिए एक अग्नि परीक्षा हमारे देश की पार्टियों की भी होने वाली है। हमारे देश में पहले भी पंचायत के चुनाव में महिलाओं की भागीदारी के नाम पर ऐसी राजनीतिक व्यवस्था प्रभावी हो चुकी है जिसमें आरक्षण की वजह से सरपंच तो महिलाएं चुनी जाती थी, लेकिन सत्ता उनके पति के हाथ में ही रहती थी, और यह आज भी होता है। और पंचायत चुनाव में आपने इस तरह के पोस्टर जरूर देखे होंगे जिनमें आरक्षित सीट पर महिला उम्मीदवारों के लिए उनके पति द्वारा वोट की अपील की जाती है, या यह बताया जाता है कि यह अमुक नेता की पत्नी है, और वो नेता अक्सर वही होता है जो पहले सरपंच रहा होता है और आरक्षण की वजह से अब उसकी पत्नी चुनाव लड़ रही होती है। लेकिन चुनाव प्रचार भी उस नेता यानी पति के नाम पर ही होता है, और आगे चलकर सारे बड़े फैसले भी पति लेता है, पत्नी नहीं। लेकिन तो भी हम तब भी ये कहते हैं कि तब भी अगर पत्नी को यह अधिकार मिल रहा है तो यह भी एक तरीके से सशक्तिकरण है, और इनमें से भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी होंगी जो आगे चलकर एक बड़ी नेता बन सकती है। हकीकत यह है कि अगर राजनीति में आम महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करनी है तो ये तभी मुमकिन है जब आम महिलाओं को ही इस आरक्षण का सही फायदा मिले और उन्हें चुनाव लड़ने के अवसर दिए जाएं, क्योंकि अगर राजनीतिक खानदानों की महिलाओं को ही आरक्षण का लाभ मिलता है तो इससे महिला सशक्तिकरण नहीं होगा, बल्कि इससे वो राजनीतिक परिवार ही सशक्त होंगे जिनके परिवारों के पुरुष पहले से ही राजनीति में मौजूद हैं। इसलिए आज तमाम महिलाओं के लिए जो किसी राजनीतिक खानदान से नहीं आती, उनके लिए आज हम ये आवाज उठा रहे हैं
कि ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो हैं कहीं ऐसा ना हो कि सारी टिकटें अपने घर की महिलाओं में ही बांट दें। इस देश में 69 करोड़ महिलाएं हैं, उनमें से आपको कोई ना कोई काबिल उम्मीदवार तो पूरे भारत में, भारत के हर कोने में, राज्य में, शहर में, गांव में मिल ही जाएगा। अब यह अग्नि परीक्षा है पार्टियों की कि वो क्या करते हैं। इसके अलावा यहां एक और बड़ा पॉइंट यह है कि आरक्षण उस वर्ग को दिया जाता है जो कमजोर होता है। तो क्या हम ये मानते हैं कि महिलाएं हमारे देश में कमजोर हैं? और ये एक वर्ग की भागीदारी को किसी क्षेत्र में सुनिश्चित कर सकता है, लेकिन आरक्षण से ही महिलाओं का उत्थान हो सकता है, यह कहना भी पूरी तरह से सही नहीं होगा। उदाहरण के लिए नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों की चुनावी राजनीति में बहुत पहले से ही महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू है, लेकिन इस आरक्षण से इन देशों की महिलाओं का उत्थान नहीं हुआ, बल्कि इससे वहां के राजनीतिक खानदानों की महिलाएं ही राजनीति में और ज्यादा ताकतवर होती चली गई। आज नेपाल में महिलाओं की साक्षरता दर 63% है, पाकिस्तान में 47%, बांग्लादेश में 70% महिलाएं साक्षर हैं। और ये वो देश हैं जहां काफी समय से महिलाओं को चुनावी राजनीति में आरक्षण मिल रहा है। लेकिन भारत में जहां अभी तक चुनावों में महिला आरक्षण नहीं है, वहां की महिलाएं इन देशों की महिलाओं से ज्यादा पढ़ी लिखी हैं और ज्यादा साक्षर हैं। इसलिए आरक्षण ही महिलाओं का उत्थान कर सकता है और उन्हें ताकतवर बना सकता है, ऐसा भी नहीं है। आज आपको ये जानकर हैरानी होगी कि स्वतंत्रता सेनानी सरोजिनी नायडू महिला आरक्षण के खिलाफ थी। आज उनकी एक चिट्ठी में लेकर आया हूं। सरोजिनी नायडू ने वर्ष 1931 में ब्रिटिश हुकूमत को एक चिट्ठी लिखकर यह कहा था कि महिलाओं को आरक्षण देना या किसी पद पर उन्हें मनोनीत करना एक किस्म का अपमान है उनका, और यह अपमान महिलाओं को कभी स्वीकार नहीं हो सकता। सरोजिनी नायडू की यह चिट्ठी आज मेरे पास है और आपको बताता हूं। देखिए, यह चिट्ठी उन्होंने लिखी है द प्राइम मिनिस्टर, चेयरमैन ऑफ द माइनॉरिटीज कमिटी, डाउनिंग स्ट्रीट, और लेटर टू द प्रीमियर फ्रॉम मिसेस नायडू एंड बेगम शाहनवाज। ये उन्होंने चिट्ठी लिखी है 16 नवंबर 1931 को, और ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने चिट्ठी लिखी है, जिसमें वो ये कह रही हैं कि अगर आप आरक्षण देने के लिए सोच रहे हैं तो हम इसका विरोध करते हैं। टू सीक एनी फॉर्म ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट वुड बी टू वायलेट द इंटेग्रिटी ऑफ द यूनिवर्सल डिमांड ऑफ इंडियन women फॉर एब्सोल्यूट इक्वलिटी ऑफ पॉलिटिकल स्टेटस। We ask that there should be no sex discrimination either against or in favor of women under the new constitution. Will you be so good as to treat our covering letter as part of the official document submitted to you on behalf of our organizations? तो ये कहती हैं कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। ये तो महिलाओं की काबिलियत का अपमान है। आप महिलाओं को बराबरी का अधिकार दीजिए, आप महिलाओं को मौका दीजिए, उन्हें मौका चाहिए, आरक्षण नहीं चाहिए। और इसीलिए उन्होंने महिलाओं को मिलने वाले आरक्षण का इस चिट्ठी में विरोध किया है। आज इस बात की भी चर्चा हो रही है कि क्या महिला आरक्षण का यह बिल 2024 के लोकसभा चुनावों पर अपना कोई प्रभाव डाल सकता है? तो इसका जो जवाब है वो भी कुछ आंकड़ों में छिपा हुआ है। 2019 से पहले भारत में महिलाओं के मुकाबले पुरुष ज्यादा वोट डालते थे और महिलाओं और पुरुषों के बीच वोटिंग परसेंटेज का यह अंतर वर्ष 1962 से 2014 तक औसतन 8.5% रहा था। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में पहली बार पुरुषों से 0.4% ज्यादा वोट महिलाओं ने डाले थे और यह अंतर 2024 में और भी बढ़ सकता है। यानी आज की जो स्थिति है वो ये है, हमारे देश में महिला वोटर्स ज्यादा हैं और पुरुष वोटर्स कम हैं। महिलाओं की वोट ज्यादा हैं और पुरुषों की वोट कम है। 2019 में यही देखने को मिला और महिलाओं का ज्यादा वोटिंग परसेंटेज चुनावों को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। दूसरी बात, पिछले 3 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का महिला वोट बैंक काफी हद तक खाली हुआ है, जबकि बीजेपी के महिला वोट बैंक में नए वोटों की जबरदस्त वृद्धि हुई है। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 29%, 2014 में 19% और 2019 में 20% महिलाओं के वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 2009 में 18%, 2014 में बढ़कर 29% और 2019 में और ज्यादा बढ़कर 36% महिलाओं के वोट मिले। और अलग अलग सर्वे कहते हैं कि जब भी प्रधानमंत्री मोदी देश की महिलाओं के हक में कोई फैसला लेते हैं तो इससे बीजेपी के महिला वोट बैंक में
नए वोटों की वृद्धि जरूर होती है। आज नए संसद भवन के अपने पहले भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज जब देश के लोकतंत्र का भवन बदला है, इस भवन के साथ सांसदों को अपना भाव और व्यवहार भी बदलना चाहिए। लेकिन इस भाषण के कुछ ही देर के बाद नए संसद भवन के दोनों सदनों में वैसा ही हंगामा शुरू हो गया जैसा पुराने संसद भवन में हुआ करता था, और यह हंगामा सदन की कार्रवाई स्थगित होने तक लगातार जारी रहा। आज जब हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं, तब हमें अतीत की हर कड़वाहट को भुलाकर आगे बढ़ना है। इस स्पिरिट के साथ जब हम यहां से हमारे आचरण से, हमारी वाणी से, हमारे संकल्पों से जो भी करेंगे, देश के लिए, राष्ट्र के एक एक नागरिक के लिए वो प्रेरणा का कारण बनना चाहिए, और हम सबको इस दायित्व को निभाने के लिए भरसक प्रयास भी करना चाहिए। We are able to see it. We are able to. Why they are not able to see it? Whether they are opposing the Mahila Reservation Bill, let them clarify, sir. It is there, sir. मैं बोलना भी चाहता हूं सर। सप्लीमेंट्री बिजनेस में देखिए, बिल को अपलोड। सप्लीमेंट्री बिजनेस में देखिए। नए संसद भवन में शिफ्ट होने से पहले आज पुराने संसद भवन में सभी सांसदों की उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक ग्रुप फोटो खींची, जिसमें राहुल गांधी काफी पीछे खड़े हुए थे। तस्वीरें आप देखिए। इसके अलावा इस ग्रुप फोटो के बाद आज पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में भी एक कार्यक्रम हुआ, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पर अपना भाषण दिया। उनके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में सदन के नेता के तौर पर भाषण दिया, और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अधीर रंजन चौधरी ने भी अपना भाषण दिया, और राज्यसभा में सदन के नेता के तौर पर पीयूष गोयल और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सेंट्रल हॉल में आज अपना भाषण दिया। मेनका गांधी ने भी लोकसभा में सबसे वरिष्ठ सांसद होने के नाते आज भाषण दिया, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह तबीयत खराब होने की वजह से इस कार्यक्रम में भाषण देने के लिए शामिल नहीं हो पाए। Honorable Prime Minister, when a government under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi ji has undertaken to repair the deep-rooted asymmetry and to give an equal share in India's future to all of us women. Parliamentary Affairs Minister of both the houses, I must state that I feel elevated and elated. हमारे संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी तथा संविधान सभा के माननीय सदस्यों की स्मृति को मेरा कृतज्ञ वंदन। When we talk about Indian parliamentary heritage, the hallowed precinct of this Parliament House and the Central Hall. आज नए संसद भवन में हम सब मिलकर के नए भविष्य का श्री गणेश करने जा रहे हैं।